Okay. देखो H owns 80% ऑफ S। अब ये आपने क्वेश्चन के इश्यूज जो इसके अंदर है पूरी तौर पे पिक करके सॉल्व करने की तरफ आना है। देयर वाज अ ट्रांसफर ऑफ एन एसेट विद इन द ग्रुप ऑफ 50। ये इसकी वजह से मैंने क्वेश्चन पिक किया। एक एसेट ट्रांसफर हुआ है विद इन द ग्रुप फॉर 15,000 ऑन 1st January। The original cost to H was 20,000 and the cumulative depreciation at the date of transfer was 8,000। ठीक है, इसका मतलब 12,000 उसकी नेटबुक वैल्यू थी और ट्रांसफर कितने का हुआ? 15,000 का। बताइए, ये बातें समझ में आती हैं? ओके। Assets had a remaining useful life of 3 years on the date of transfer। अब बाकी उसकी जिंदगी 3 साल रह गई थी। The effect of the above transfer in consolidated financial statement for the year would be। मैं उस इफेक्ट की बात अभी आपके साथ छुपा दूंगा और दू बदू बात करूंगा। पहले आप बताइए कि ये एच ने ट्रांसफर किया। एच सोल्ड एन एसेट टू एस, ऐसा ही है। अब एच की बुक्स में उसकी कॉस्ट 20,000 accumulated depreciation 8,000। ओके, और उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है वो 3 years है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। नेट बुक वैल्यू 12,000 है। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 3। बात यूं है कि अगर इफ द एसेट would not be transferred तो डेप्रीसिएशन कितनी होती? 12,000 डिवाइडेड बाय 3, 4,000 होती। Whereas the asset was transferred at 15,000, यानी कि सब्सिडरी कंपनी को 15,000 का मिला, तो वो उस 15,000 को 3 पे डिवाइड करेगा तो 5,000 डेप्रीसिएशन चार्ज करेगा। अब इस ट्रांसफर में प्रॉफिट मेड बाय एच कंपनी 15,000 माइनस 12,000 3,000 है। अब 3,000 प्रॉफिट कमाया, जिसको हम कहेंगे कि ग्रुप ने नहीं कमाया, एच ने कमाया। लेकिन दूसरी तरफ ग्रुप ने 1,000 की ज्यादा डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दी। इस ट्रांसफर की वजह से 1,000 की ज्यादा डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दी। तो हम कहेंगे एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज 1,000
तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना होगा? 2000। बात समझ में आती है? इसका हम एक लेते हैं। कर चुका हूँ मैं, इसे रब कर और अब आप देखें तो क्या वही बातें जो मैंने आपको बताई हैं वही उसने दो मेथड्स के तहत डिस्कस की। मैंने जब ज़्यादा डिटेल से बताई है, उसने क्या किया? उसने किया है कि आप सबसे पहले कैलकुलेट कर लें प्रॉफिट मेड ऑन डिस्पोजल बाय द कंपनी विच इज सेलिंग द गुड्स, और उसके बाद आप ये देख लें कि जो प्रॉफिट है उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर दें। और जितने साल गुजर गए हैं, 1 साल पहले की बात है ना, 1 साल पहले आपने उसे ट्रांसफर किया था, ठीक है? ये यहां पर देखें, आपने 1 जनवरी 20x3 को ट्रांसफर किया था और आप दिसंबर 20x3 में इसकी अकाउंटिंग देख रहे हैं। तो 1 साल की आप अनरियलाइज्ड वो 1 साल की डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट उसमें से रियलाइज कर लेंगे, बाकी आपका अनरियलाइज्ड पोर्शन रह जाएगा, ठीक है? ये आपने इनटू 1 ईयर किया। ये 1 ईयर कौन सा है? जो मैं वर्किंग 1 में निकाला करता हूँ, डेट्स की वर्किंग, उसमें आपको कहा करता हूँ ना कि डिफरेंस मालूम करनी, ये वो वाला डिफरेंस वर्किंग 1 से जो 1 ईयर निकलेगा। बात फॉलो की? ये वाला आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो बाकी जो उसके साल रह गए वो आप इसको भले ये 2/3 ना कहें, डायरेक्टली वर्कआउट ना करें, आपकी ये 2000 की अमाउंट 3000 में से 1000 लेस करके वर्कआउट हो गई। इसी को ऑल्टरनेटिवली वो कहता है कि आप यूं भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी रिमेनिंग, और अगर 12,000 अगर ना उसने किया हो तो उसकी रिमेनिंग, तो आपका अनरियलाइज गेन किया जाएगा। मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसकी तरफ ना देखें, आप वर्किंग 1 के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस करें, वर्किंग 2 को आप कंफ्यूज ना करें। जी बेटे, ये मैंने आपको बताया जब एसेट सेल किया जाता है तो अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे वर्कआउट करते हैं। एग्रीड? अच्छा, अब यहां से मैं अगली एक बात आपको यूं समझाना चाह रहा हूं। इंट्रा ग्रुप क्या कुछ हो सकता है? इंट्रा ग्रुप को हम इंटर कंपनीज ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। बहुत अहम बात करने जा रहा हूं। इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल पेएबल होते हैं, उनका अगर डिफरेंस हो तो गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट होता है। ये आपने देखा था, करंट अकाउंट विद सब्सिडरी कंपनी, करंट अकाउंट विद पेरेंट कंपनी, उसमें एक कंपनी का डेबिट बैलेंस जरूर ज्यादा होगा, और वही जो डिफरेंस होगा, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा डेबिट बैलेंस वाला जो अमाउंट होगी वो ज्यादा होगी, क्रेडिट वाली कम होगी। ये क्यों है? क्यों क्रेडिट वाली ज्यादा नहीं हो सकती? उसकी रीजन ये है, अब जरा समझिएगा। आप पेरेंट कंपनी, मैं सब्सिडरी कंपनी, आपने मुझे माल भेजा जब, तो आपने मुझे डेबिट कर दिया। मुझे माल रिसीव नहीं हुआ, मैंने तो आपको क्रेडिट नहीं किया ना, तो डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा। बात फॉलो किया? अच्छा, अब आपने मुझे माल भेजा 100 रुपए का, मैंने रिसीव कर लिया 100 रुपए से, आपने मुझे डेबिट किया, मैंने आपको क्रेडिट कर दिया। अब मैंने आपको कैश भेजा 20 रुपए का, मैंने जब आपको कैश भेजा यानी कि चेक भेजा, मैंने क्रेडिटर्स को डेबिट करके खत्म कर दिया 20 से, लेकिन वो चेक आपको नहीं मिला, तो अगेन डेबिट बैलेंस आपके बुक्स में ज्यादा। तो डेबिट बैलेंस हमेशा ज्यादा होगा, और जो डिफरेंस होगा वो करंट एसेट्स में लिखा जाएगा, या गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से या कैश इन ट्रांजिट के नाम से। अगर ये थीम या कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो दोबारा से पूछ लो। क्रेडिट बैलेंस 2 करंट अकाउंट्स में,
कभी ज्यादा नहीं होगा, हमेशा दोनों में जो भी सेल कर रहा है या जो भी माल भेज रहा है, क्रेडिट बैलेंस कम होगा, डेबिट ज्यादा होगा। जी सब्सिडरी पे आप बेचे, सब्सिडरी ने बेचा माल पेरेंट को, सब्सिडरी ने पेरेंट को बेचा, पेरेंट को डेटर बना दिया, डेबिट बैलेंस आ गया। माल रास्ते में है, पेरेंट को नहीं मिला, पेरेंट ने सब्सिडरी को क्रेडिट नहीं किया, तो वो गुड्स इन ट्रांजिट, डेबिट बैलेंस ज्यादा सब्सिडरी की बुक्स में। अब अगर 100 रुपए का माल सब्सिडरी ने पेरेंट को भेजा और पेरेंट ने रिसीव कर लिया, पेरेंट ने सब्सिडरी को क्रेडिटर बना लिया, सब्सिडरी ने पेरेंट को डेटर बनाया हुआ था। अब पेरेंट ने उस 100 रुपए में से फर्ज कर लें 40 रुपए चेक भेज दिया, क्लोजिंग डेट पे इन ट्रांजिट है वो, तो पेरेंट ने तो क्रेडिटर को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कर दिया ना, लेकिन सब्सिडरी को जब पैसे मिलेंगे तो तभी वो बैंक को डेबिट करके डेटर को क्रेडिट करेगा। इसलिए सब्सिडरी की बुक्स में पेरेंट का डेबिट बैलेंस नजर आएगा, वो डिफरेंस जो होगा वो कैश इन ट्रांजिट होगा। दो ही रीजन हो सकती हैं, शाबाश। मतलब इसी केस में होगा ना ये गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट यहाँ से हमने पिक कर दिया। रास्ते में इन ट्रांजिट, जैसे आप को मामा फोन करती हैं, बेटे पहुंचे नहीं अभी तक, मामा आई एम इन ट्रांजिट, डोंट वरी, नियर बाय, जस्ट 5 मिनट्स अवे। नहीं सच बोलना चाहिए। तो आप अपने घर वालों को सच बोलना सीखें, ठीक है? ऐसी बात नहीं करते होते, अगला बंदा फिर इंतजार करना शुरू कर देता है। आप घर वालों को सच बोला करें। हाँ शाबाश। अच्छा, तो हमें गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट की समझ आ गई बेटा? ओके। अब अगर सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स हैं तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो होगा P2S की सूरत में क्या होगा और S2P की सूरत में क्या उसका ट्रीटमेंट होगा, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो कि हमने पहले से सीख रखा हुआ है, जस्ट हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट P2S की सूरत में सिर्फ ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग के अंदर एडजस्ट होगा, ऐसे ही, क्योंकि प्रॉफिट किसने कमाया हुआ है? पेरेंट ने। Whereas S2P की सूरत में इसकी एडजस्टमेंट दो जगहों पे जाएगी, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में भी और NCI में भी। हमें ये बात समझ अगर नहीं आई तो मुझसे आप रिपीट करवाइए। गुड। उसके बाद अगर मैनेजमेंट सर्विसेज दी हैं, ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, यानी कि आप पेरेंट कंपनी है, मैं सब्सिडरी हूँ, आपने मेरी बिल्डिंग में सपोजली आप मेंटेनेंस करते हैं, बिल्डिंग मेंटेनेंस कंपनी है और मेरी बिल्डिंग्स हैं जिसकी की मेंटेनेंस आपने सर्विसेज दी, मैंने वो सर्विसेज ली। असूलन हमारे इंडिविजुअल अकाउंट्स में रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट मेरी बुक में और आपकी बुक में, अगर मैंने कैश दिया तो कैश डेबिट और मेंटेनेंस सर्विसेज इनकम क्रेडिट, सही है? या आप अकाउंटिंग फर्म हैं और मैं आपकी सब्सिडरी ट्रेडिंग फर्म हूं, आपने मेरे अकाउंट्स मैनेज किए, आपको फी मिली ना, सर्विसेज फी, मैंने आपको दिया कैश डेबिट, सर्विस इनकम क्रेडिट, और मैंने अकाउंटिंग फी डेबिट और कैश क्रेडिट किया इंडिविजुअल। अब ये आपको मुझसे मिला, मैंने आपको दिया। जब हम सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी बन जाते हैं तो हम एक हो जाते हैं। जब हम एक हो गए तो हम दूसरे से तो कुछ नहीं कमा सकते। कैश तो दिया गया और लिया गया कैश, अल्टीमेटली जब हम कंसोलिडेट करेंगे तो नेट ऑफ हो गया उसमें।
तो कहता है जो सर्विसेज एक के एक्सपेंस में नजर आ रही है और एक के इनकम में नजर आ रही है, उसने भी प्रॉफिट्स को नेट ऑफ कर दिया, इसलिए डू नथिंग, क्योंकि सर्विसेज की इन्वेंट्री तो कोई नहीं है ना। उधर हमारी इन्वेंट्री का इश्यू था, इन्वेंट्री मूव हो रही थी एक से दूसरी जगह पर, इसलिए हमने उसकी इन्वेंट्री के अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स को वर्कआउट करना था। ये तो सर्विसेज है, कंज्यूम हो गई, ठीक बात। उधर सारी की सारी इन्वेंट्री चूंकि कंज्यूम नहीं हुई होती, इसलिए हमें उसे एलिमिनेट करना होता है। तो इसलिए डू नथिंग इफ सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड बाय एनी ऑफ द ग्रुप एंटिटी टू द अदर ग्रुप एंटिटी। ये ग्रुप एंटिटी का मतलब क्या है? ग्रुप एंटिटी का मतलब क्या है? नहीं, ग्रुप एंटिटी का मतलब क्या है? यस, पेरेंट एंड सब्सिडियरी, ठीक है, पेरेंट एंड सब्सिडियरी। पेरेंट एक कंपनी है ग्रुप एंटिटी की, तो सब्सिडियरी भी एक कंपनी है ग्रुप एंटिटी की। ओके, ऑलराइट। लोन टेकन और गिवन, मैं आपको क्या पढ़ा रहा है इस वक्त? इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हो सकती हैं। अब लोन टेकन और गिवन, इसमें कैंसलेशन की जाती है। आपने मुझे 5 लाख रुपए का कर्जा दिया हुआ है, मैंने 5 लाख का कर्जा ले लिया हुआ है, तो आपकी बुक्स में जो डेबिट नजर आ रहा है कि आपने लोन एडवांस किया है, और मेरी बुक्स में जो मैंने लोन आपसे लिया है, लायबिलिटी एक क्रेडिट नजर आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे जब हम कंसोलिडेट करेंगे। फॉलोड। अब बात आती है एसेट्स को एक्सचेंज करने की, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया। अब उसके अंदर भी असूल वही है जो कि ऊपर हमने सेल परचेज के लिए सीखा, यानी कि P2S की सूरत में सिर्फ ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स को एडजस्ट किया जाएगा, और S2P की सूरत में ग्रुप रिटेन अर्निंग टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड NCI टू द एक्सटेंट ऑफ NCI परसेंटेज। इसमें इंपॉर्टेंट कैच सिर्फ ये है कि URP को आपने कैसे वर्कआउट करना है, ठीक है। आपने URP कैलकुलेट करना जो है वो इसके अंदर एक अहम मामला है, जिस अहम मामले को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है इस सिनेरियो में, ठीक है। URP in case of non-current asset exchange transaction। तो आपने क्या सीखा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को किस तरीके से आपने काबू में रखा। एनी क्वेश्चंस? गुड। तो वो ये बात हमने जी जी डेप्रिसिएशन चार्ज अभी हम जब करेंगे उसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, उसके अंदर उसकी आ जाएगी कि डेप्रिसिएशन चार्ज उसका इम्पैक्ट लेता है। आप असल में कहना ही चाह रहे हैं कि जो नॉन करंट एसेट के अंदर डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट जानना है, उसकी हमने बात नहीं की जी। बिल्कुल, वो हम नॉन करंट एसेट में ले, मैं फिलहाल टू द पॉइंट सिर्फ URP की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बात मैंने URP की कैलकुलेशन यहाँ पर फर्दर वर्कआउट की है इस फॉर्मूलेशन में, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉफिट मेड ऑन द ट्रांजैक्शन वो आप लेंगे, ठीक है, इनटू रिपोर्टिंग डेट माइनस एक्विजिशन डेट। ये क्या है? वर्किंग 1 की जो फिगर मैं आपको बताता होता हूँ, ये रिपोर्टिंग डेट माइनस एक्विजिशन डेट जो मैंने आपको वर्किंग 1 बताई हुई है, वहाँ से ईयर्स का जो डिफरेंस आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी जगहों पे काम आता है। डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, जो इस शॉर्टकट उसने आपको
ये दिया कि उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पर आप डिवाइड कर दें, तो ये क्या फिगर आई आपकी, ये 2000 आ गई। ये उसने फॉर्मूला दिया। तो प्रॉफिट मेड ऑन द ट्रांजैक्शन माइनस ये काम आप कर देंगे तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ जाएगा। ये फिगर आप प्रॉफिट मेड ऑन द ट्रांजैक्शन में से लेस कर देंगे तो आपके पास आएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। एग्रीड? अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक बात फर्दर बता दूं। मैंने जो इस वक्त ये वर्किंग की है, बड़ी रिप्रेजेंटेटिव वर्किंग है या बड़ी रिप्रेजेंटेटिव लेक्चरिंग है। अब डिपेंड करता है स्टूडेंट टाइप पर कि उसने इसको कैसे लिया। जिस स्टूडेंट ने तो इसको कॉन्सेप्ट्स में उतार लिया, उसके आगे 10 सवाल आ जाएं वो आराम से कर लेगा। जिसने इसको 10 सवालों के करने के बाद समझना है उसके लिए 11 सवाल मुश्किल होगा। ठीक है, ये मैं अप्रोच बता रहा हूं, अपनी अप्रोच को थोड़ा सेट करें। आपने खूब कर इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना है अच्छी तरह से। ये एज ए स्टूडेंट मेरी अप्रोच भी रही है। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे फॉलो कीजिए इसमें, आप अपनी अप्रोच के मुताबिक रहें, लेकिन मैंने अपनी स्टूडेंटशिप की दौर के अंदर कोई रजिस्टर्स नहीं रखे हुए थे, सफ़े रखे हुए, और वो सफ़े जो थे चंद गिनती के 10-20 इस किस्म के। कंसोलिडेशन शायद सारी की सारी कंसोलिडेशन 5-7 सफ़ों के ऊपर कंप्लीट हो गई थी, खत्म हो गई। बहुत छोटा, कितना छोटा लिख लूंगा मेरा सिर्फ ये था कि उसके कॉन्सेप्ट्स मुझे बहुत अच्छी तरह से आते हों। जो भी सिनेरियो बनाएगा, देखो हर सवाल उसमें 80% कॉमन चीजें हैं, मुश्किल क्या है 20%, उस 20% को काबू कर लो। और उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, 1 या 2 फुल फ्लैश कर लो। तो इसको कहते हैं स्मार्ट वर्किंग। एक होती हार्ड वर्किंग, 150 सवाल हल किया, और फिर एग्जाम में जो है वो तो आए नहीं उस तरह का जैसा कि हमने किया था। कंसोलिडेशन हमें कौन सी आई थी फाइनल में, सीए फाइनल मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स क्लास में और जो एग्जामिनेशन हॉल में वेले बैठे हुए थे, एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने चूंकि कॉन्सेप्ट पे ग्रिप की हुई थी, वो क्या आई थी, उसने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दी थी। उसने कहा था कि सब्सिडरी और होल्डिंग की अलग अलग बैलेंस शीट बना दो। अब इस तरह का तो कोई सवाल किताबों में नहीं है। आसान है बिल्कुल। आप जब यहां से कंसोलिडेट कर रहे हो, उन्हीं सूलों से आपने रिवर्स वर्किंग करके पेरेंट की और सब्सिडरी की बना देनी है। आसान किसके लिए है? जिसने अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीखा हुआ है, तो उसने रिवर्स चलना है। ठीक है। अब जो बच्चे हार्ड वर्किंग के साथ गए हुए थे, 100 सवाल हल करके, उसकी तरह का सवाल आया नहीं। जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट्स को ग्रिप किया हुआ था, वो बच्चे ऐसे करके निकल गए उसमें। ठीक है। तो बेटे इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं करनी। डोंट टेक मी रॉन्ग, मुझे गलत कोट करोगे अल्लाह ताला गुनाह देंगे। मैं आपको जिस लेवल पे तैयार कर रहा हूं, ये मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं, लेकिन स्टूडेंट को बात नहीं समझ आती। मैं आप लोगों को इंटरव्यू लेवल पे तैयार कर रहा हूं, एग्जामिनेशन लेवल पे तैयार कर रहा हूं। स्टूडेंट कहता है छोड़ो इंटरव्यू वगैरह, एग्जाम पास कराओ। भाई इस तरह चलो कि वही वाली बात, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ एक ही झटके के अंदर। कल आपकी क्लास में बात कर रहा था, क्या बात, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली बात आपकी क्लास में की थी क्या? नहीं। होता ये है कि अमूमन ये कहा जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ रट्टे शट्टे लगा के, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बाद में बन जाना, पास एक मरतबा हो जाओ। मैं कहता हूं कि आप पहले ही झटके में अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों नहीं बन जाते? जब आप पहले ही झटके में अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, यानी कि कॉन्सेप्चुअल ग्रिप के साथ, उसका फायदा क्या होता है? आप जब इंटरव्यू में बैठते हैं परेशानी नहीं होती, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर
आपको जिस तरह के सवालात पूछे जाते हैं वो बड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, और ये नहीं होता कि फलाने चैप्टर की फलाने सवाल में से ये आपसे इंटरव्यू किया जा रहा है, और सिनेरियो बना के उसमें आपकी एप्लीकेशन देखनी है जहन की क्या है। और अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट स्मार्ट वर्किंग से बन जाता है, यानी कि उसको जोर भी ज्यादा नहीं लगाना पड़ता, एग्जाम भी पास हो जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी सुरखरू हो जाता है। जो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है बाद में अच्छा बनने की कोशिश करता है, वो रट्टे लगा के हार्ड वर्किंग के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है और बाद में इंटरव्यू के अंदर शर्मिंदा होता है और फिर अच्छा बनने की कोशिश करता है अगले मिनट तक। प्लीज इन बातों को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बड़ी प्रैक्टिकली आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं, सही, दिलचस्पी के साथ पढ़ें। तो ये मैंने जो फ्रेम किया है, ये इसके अंदर 20 सवाल छुपे हुए हैं, हर एक सिनेरियो पे 2-2 क्वेश्चंस आप अगर लगा लें। गुड्स इन ट्रांजिट, सपोजली P to S गया गुड्स इन ट्रांजिट, S to P गया गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट, P to S गया गुड्स इन ट्रांजिट, S to P के 4 सिनेरियो हो गए ना इसी के अंदर, ये 4 सवाल इसी के अंदर हो गए। फिर ये एक सवाल, फिर ये एक सवाल, फिर इसका अलग से कोई एक सवाल, NCI है NCI नहीं है, तो तमाम चीजों में कितनी कॉमनैलिटीज हैं। मेरी बात को प्लीज समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगेन मुझ पे ये इल्जाम ना लगाइएगा कि सर जो है वो प्रैक्टिस से दूर करते हैं, प्रैक्टिस करें लेकिन दिमाग की हाजिरी के साथ प्रैक्टिस करें, लेकिन समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा समझा हो और वो अच्छा समझे हुई चीज़ें जो हैं वो आपको एग्जाम में लाजम पास कराते हैं। आप दोनों की फीडबैक माशाल्लाह मुझे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बाद जो आपने बोला था वो भी मुझे याद है, और FAR 1 के बाद जो आपने बोला वो भी मुझे याद है कि आप लोगों ने माशाल्लाह बड़ा मेथोडिकल पढ़ के अपने आप को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करके एग्जाम में बैठे और रिलैक्स होकर एग्जाम पास किया। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपने जो मुझे फोन किया था फिर दोबारा मैंने आप लोगों से पूछा था, और फिर मैंने आपसे कहा था वॉइस नोट में आप इसको जरा भेजें, ठीक है। ओके बच्चों, क्वेश्चन है, on 31st December 11, Hart acquired 60% of the ordinary shares of Soft for 110 million. At the date, Soft had a retained earnings of 50 million and a share premium of 10 million. अब ये उसने इंफॉर्मेशन आपको दे दी एक्विजिशन डेट पर। हमारी इसके अंदर वर्किंग 1 कंप्लीट हो गई, आपने 31 दिसंबर 11 को एक्वायर किया, और आपकी रिपोर्टिंग डेट क्या है 31 दिसंबर 15। ADRD आ गए हमारे पास। yes, sir. उसके बाद ग्रुप स्ट्रक्चर वर्किंग टू 60% और 40% आ गया हमारे पास। बेटे दरवाजा थोड़ा खोल देना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 110 है, yes, sir. और उस दिन ये हमारी शेयर कैपिटल के अलावा रिटेन अर्निंग और शेयर प्रीमियम है। तो शेयर कैपिटल उसका कितना था 100,000, शेयर प्रीमियम सारा का सारा उस दिन मौजूद था। का मतलब क्या है कि हमें शेयर प्रीमियम उसके बाद और शेयर कैपिटल उसके बाद कोई उसमें इंक्रीज नहीं आई, जितनी भी इंक्रीज आई है रिटेन अर्निंग में इंक्रीज आई है। फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें दी हुई है, नॉन करंट वगैरह, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन सॉफ्ट वही 110 जितने का हमने खरीदा था, इसके अंदर और कोई कैच नहीं है। करंट एसेट, कैपिटल रिजर्व, आपके शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, इसके अंदर हम देखेंगे कि ये 80 जो है 80 में 50 हमारे पास एक्विजिशन डेट पर, इसको हमने डिवाइड करना होता है एक्विजिशन डेट पे और पोस्ट एक्विजिशन डेट पे, ठीक है। ये डी मैंने डाला एक्विजिशन डेट, ठीक है, एंड पोस्ट एक्विजिशन डेट, ओके। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर, अब ये इंपॉर्टेंट बात आ गई इसके अंदर,
कह रहे ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर हार्ड सोल्ड टेंजिबल एसेट टू सॉफ्ट फॉर 50 मिलियन। हार्ड ने प्रॉफिट कमाया, क्या इसके अंदर एनसीआई की मदाखलत होगी? नहीं, पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी को बेचा, पेरेंट ने जब प्रॉफिट कमाया हो उसमें एनसीए की मदाखलत नहीं होती। ये बात मैंने यहां पर आपको बताई है। जब पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को सेल करती है तो सिर्फ ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में उसकी एडजस्टमेंट जाती है, क्योंकि प्रॉफिट पेरेंट कमा रहा है। एनसीए शेयर होल्डर है सब्सिडरी कंपनी का। एनसीए किसका शेयर होल्डर है? सब्सिडरी में दो शेयर होल्डर्स हैं, एक पेरेंट और एक एनसीआई। पेरेंट उस सवाल में 60% शेयर होल्डर्स और एनसीए 40%। ठीक है, अब चूंकि पेरेंट ने प्रॉफिट कमाया इसलिए एनसीए में कुछ भी नहीं इसका इम्पैक्ट आएगा। अच्छा जी, उसके बाद कहता है कि द एसेट वाज ओरिजिनली परचेज इन द ईयर 31 दिसंबर 12, कॉस्ट उसकी थी 100 मिलियन एंड हैड ए यूजफुल लाइफ ऑफ 5 साल। कहता ओरिजिनली उसकी यूजफुल लाइफ जो थी 5 साल थी। 31 दिसंबर 12 को खरीदा था, अब 31 दिसंबर 15 को जो साल है उसमें उसने उसको बेचा। ठीक बात? यहां से आपको मालूम होगा कि कितनी लाइफ उसकी जो है वो डेप्रिसिएट हो चुकी हुई है और कितनी अभी बाकी है। कहता है सॉफ्ट डेप्रिसिएशन पॉलिसी 25% पर एनम बेस्ड ऑन द कॉस्ट। बोथ कंपनीज चार्ज अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर 2015 में जो उसने उसको ट्रांसफर किया है उस साल में कोई डेप्रिसिएशन उसने चार्ज नहीं की। जिसने बेचा है और जिसने खरीदा उसने चार्ज करनी है, और जिसने 2012 में खरीदा था, ठीक है, परचेज इन द ईयर 2012, तो उसने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली हुई है? 2012 चार्ज हो गई, 2012, 2013 और 2014, 3 साल डेप्रिसिएट चार्ज हो गए में। और इसका मतलब रिमेनिंग उसके अंदर कितने रह गए हैं? 2, तब जाके 5 बनते हैं। तो जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट मेड बाय पेरेंट कंपनी इनटू उसकी जो है रिमेनिंग रिपोर्टिंग डेट के बाद। ठीक है, अब उसने डेप्रिसिएशन 1 साल की चार्ज करनी है जिस साल उसने एक्वायर किया 2015 की, ये तो एक्सपेंस में चली जाएगी। और 2016 जो है इसकी, इसको आपने फर्दर देखना है कि ये 1 साल और ये 1 साल, इसकी तरफ अभी हम आते हैं। ओके, सॉफ्ट डेप्रिसिएशन। ओके, अब ये वर्किंग में यहां पर आपको दिखा देता हूं ताकि हमारा टाइम कम जाया हो। कह रहा है कि आपने खरीदा था एसेट 100 मिलियन का, एज ने 100 मिलियन का एसेट खरीदा था। ये मैंने 2012, 13, 14 जो इधर लिखे वो 2012, 13, 14 ये आपके 3 साल डेप्रिसिएट हो गए और उसकी नेट बुक वैल्यू आई। उसने बेचा कितने का? 50 का, 50 का बेचा, तो टोटल प्रॉफिट कितना कमाया? 10 का प्रॉफिट कमाया। अब बात क्या है यहां पर? एक मिनट दीजिएगा, मुझे लगता है कि हम यहाँ पर 25% नहीं देंगे। यहाँ पर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ उसकी डेप्रिसिएट होगी। वो डेप्रिसिएशन उसकी जो है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2015। अब उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितने रह गए? 2 ईयर्स। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 ईयर्स, 5 1 साल की आप चार्ज कर देंगे और बाकी 5 जो है ये अनरियलाइज्ड ठीक है। अच्छा,
ये तो बात आई हमें यहाँ से समझ, लेकिन यहाँ पर उसने एक और बात लिखी हुई है जो मैंने रब की थी, मैं उसको अब ज़रा और आपके साथ इलेबोरेट कर लूँ। उसने क्या कहा, ये इंटरेस्टिंग बात है। ये इंटरेस्टिंग बात है, इसको गौर से देखिए। सॉफ्ट डेप्रिसिएशन पॉलिसी जिसने खरीदा है 25% पर एनम बेस्ड ऑन कॉस्ट। कहता है सॉफ्ट जो डेप्रिसिएट करता है 25% पर एनम पे करता है। इसका मतलब है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ उसके लिए 2 साल नहीं है, 25% पे डेप्रिसिएट उसने किया, 4 साल उसकी जिंदगी है उसने किया, ठीक है। उसकी यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 4 ईयर हो गई। तो उसने उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे करना है डेप्रिसिएट, ठीक है। तो उसकी डेप्रिसिएशन 10 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स होगी, ठीक है, और 10 इंटू 25% होगी। वो क्या होगी, तो उसके पास अनरियलाइज प्रॉफिट की जो फिगर आएगी 7.5 आएगी। अब ये बात दुरुस्त हो गई, ठीक है। ये चूंकि मैंने उस वक्त ये सेंटेंस नहीं पढ़ा था इसलिए उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 2 ईयर्स पे किया था। तो ये हम इसको टू की बजाय 4 ईयर्स पे लेकर आएंगे, ठीक है। ये बात से हमें रख लीजिए, ओके। अच्छा जी, अब इसी तर्ज पे ये अगली इलिस्ट्रेशन है। एज ओन्स 80% ऑफ एस देयर वाज अ ट्रांसफर। अब इसमें 30,000 एंड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द डेट ऑफ ट्रांसफर वाज 12,000। अब इसमें क्या हो रहा है जी, आपका एसेट जो है वो 18,000 का था और ट्रांसफर हो रहा है 15,000 पर, का मतलब है कि लॉस पे आप चार्ज कर रहे हैं उसको। लॉस की वजह से अब कम डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, जिसके पास जाएगी जितनी कम डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो अब उतना उसके अंदर ऐड कर देगा। हमारे पास कितना टाइम है जी? अच्छा, तो इसको आप क्विकली अगर देख लीजिए, आपने asset had a remaining life of 3 years on the date of transfer. The effect of the above transfer in consolidated financial statement क्या होंगी? आपके 2 साल हैं वर्किंग 1 में जो हम वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आपने चूंकि उसको 15,000 का खरीदा है तो आप रिमेनिंग 3 ईयर्स पे करेंगे तो 5,000 डेप्रिसिएशन करेंगे, जबकि ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिमेनिंग 3 ईयर्स पे डेप्रिसिएट होता तो वो 6,000 डेप्रिसिएट होता। इसका मतलब है कि आपने 1,000 लेस डेप्रिसिएशन चार्ज की। अब आप क्या करेंगे, वो जो आपकी उसमें अनरियलाइज्ड का पोर्शन है वो वर्कआउट करेंगे आप। पहले आप मुझे बताइए, ये बात समझ में आती है? ओरिजिनल और ट्रांसफर, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना? ओके। अब यहां पर आपके पास लॉस ऑन डिस्पोजल जो 3,000 का है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में से 2 साल आपके वर्किंग 1 वाले, ठीक है, जो कि एडजस्ट हो गए। तो अनरियलाइज्ड पोर्शन जो होगा उससे ऑनवर्ड्स जो रिमेनिंग 1 साल रह गया वो आपका अनरियलाइज्ड पोर्शन होगा। ये जो मैंने आपको जिस तरीके से बात समझाई भी थी। अब ये किसने ट्रांसफर किया, किसको? होल्डिंग ने सब्सिडियरी को ट्रांसफर किया, इसलिए इसके अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा।
एनसीआई का, सीधा सीधा ग्रुप रिटेन अर्निंग में ही इसका इम्पैक्ट जाएगा। ओके, क्लियर? ये यहाँ पर इसकी वर्किंग शो कर दी कि आपने 1000 रुपये का जो अनरियलाइज्ड लॉस है नॉन करंट एसेट्स में आपने उसको डेबिट करना है, क्योंकि उसकी वजह से आपने नॉन करंट एसेट को कम शो किया हुआ था, आप ज़्यादा शो करेंगे, और ग्रुप रिटेन अर्निंग्स को आप इंक्रीज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटे जान। जी बिल्कुल, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर साथ ही दूसरी बात भी कर दी गई। अगर ये एस ने किया होता सेल तो एस ने प्रॉफिट कमाया होता, वो कॉन्सेप्ट भी इधर डिस्कस हो गया। तो नॉन करंट एसेट में तो इम्पैक्ट उसका जाना ही था, लेकिन ये जो 1000 है स्प्लिट हो जाएगा अब आपका एनसीआई और ग्रुप रिटेन अर्निंग में। ठीक बात? जी बेटो, ऑल क्लियर? ये पिछले सवाल का असल में क्वेश्चन है, ये जो ब्लैक लिखा हुआ ये मैं आपको ऊपर शिफ्ट कर दूँ। ओके, दैट्स ऑल। आपकी ग्रुप रिटेन अर्निंग से रिलेटेड जो बातें थी और एक्सचेंज ऑफ एसेट से मुतालिक जो बातें थी वो हमने डिस्कस की हैं जी। ये आज आपकी जो बातचीत हुई है एक्सचेंज ऑफ एसेट, URT एसेट एक्सचेंज, ये सिंपल